देखते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा होता है सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि जब भी आप बैंक खोलने जाते हैं, ठीक है, तो आरबीआई से मान्यता लेने जाएंगे। आरबीआई द्वारा आपके सामने दो कंडीशन रखी जाती हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तभी आप बैंक खोल पाएंगे। पहला होता है एसएलआर की और दूसरा होता है सीआरआर की। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो और सेकंड होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर में आपसे आरबीआई कहेगी कि आप जितना भी, यानी कि एक दिन में जितना भी कारोबार करेंगे उसका 18% आपको अपने पास मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि रिजर्व रख करके रखना होगा। उसे आप किसी को नहीं देंगे, यानी जनता में उसे नहीं बांटेंगे। लोन के रूप में आप बांटते हैं तो लोन के रूप में आप नहीं बांटेंगे, उसे अपने पास रिजर्व करके रखेंगे 18%। यानी कि अगर आप एक दिन में 1 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं तो उसका 18,000 करोड़ आप अपने पास रिजर्व रखेंगे। इसे कहा जाता है एसएलआर, ठीक है। अब सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई कहती है दूसरी कंडीशन में कि जितना भी आप कारोबार करते हैं उसका 4% आप मेरे पास रखेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सीआरआर, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें किसी भी बैंक को अपना टोटल 22% जितना भी वो कुल व्यापार करती है एक दिन में, उसका हर दिन चेंज होता रहता है, क्योंकि किसी दिन कितना व्यापार किया, किसी दिन कितना व्यापार किया, तो उसका टोटल क्या होता है? 22%। 18 एसएलआर का हो गया और 4% सीआरआर का हो गया। 18% क्या होता है? उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी कि उसे अपना रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है, हर एक बैंक को। इसी को हम क्या कहते हैं कि एसएलआर कहते हैं और सीआरआर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एमएसएफ। एमएसएफ होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, इसे बोला जाता है एमएसएफ। एमएसएफ में होता क्या है? अब मान के चल लो कि जो आपने एसएलआर में 18% अपने पास रखा था, अब वो तो आपके किसी काम का नहीं रहा, यानी कि उससे तो आप कोई पैसा कमा नहीं रहे हैं। तो एसबीआई एसबीआई आरबीआई के पास जाएगी कि सर हमारे पास ये पैसा रखा है, इससे ऐसा कुछ हमें उपाय बता दो जिससे कि हम इससे भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, क्योंकि ये यूजलेस पड़ा है, ठीक है। यानी कि एसएलआर में जो हमने 18% अपना रिजर्व करके रखा था कि अगर मान लो बैंक दिवालिया हो जाती है, ठीक है, यानी कि और जो भी हमने लोन बांट रखे हैं जनता में वो बैड लोन घोषित हो जाते हैं, एनपीए घोषित हो जाते हैं, तो उसकी जगह हम इस पैसे से क्या कर सकते हैं? कस्टमर को इसमें से थोड़ा बहुत पैसा दे सकें, उसके लिए रखा जाता है वो एसएलआर। तो अब जब एसबीआई आरबीआई के पास गई कि ये तो हमारा यूजलेस है, इसका भी कुछ ऐसा उपाय बता दो कि थोड़ा बहुत पैसा हम इससे भी कमा सकें, तो आरबीआई इसका उपाय बताती है कि इससे आप दो चीजें परचेज कर सकते हैं। पहला गोल्ड एंड दूसरा होता है सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां कैसे करेंगे कि यानी कि मान लो सरकार को पैसे की जरूरत है तो आप सरकार को पैसा दे दो अपना, ठीक है, और उससे सरकारी प्रतिभूतियां कर लो। इसमें से 18% में से आप सरकार को दे सकते हैं। और दूसरा होता है कि आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। गोल्ड क्यों परचेज करने के लिए बोलती है? क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड में इतना लॉस नहीं होता है। वैसे तो हमें मतलब गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो गोल्ड में हमें ज़्यादातर प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो इस वजह से आरबीआई इसको दो कंडीशन रखती है कि आप या तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लें या फिर इससे गोल्ड खरीद लें, और किसी काम में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो 22% आपके पास धन रखा है इसे आप क्या कर सकते हैं? सॉरी, एसएलआर में जो धन रखा है 4% तो उसके पास रखा होगा ना, आरबीआई के पास 18% ही तो होगा। तो जो एसएलआर में आपका धन रखा है जो यूजलेस आप कह रहे हैं, उसे आप इस तरह से अपने पैसा बना सकते हैं, यानी कि पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो एमएसएफ यही होता है कि एसएलआर द्वारा जो पैसा रखा होता है उससे क्या होता है? गोल्ड एंड सरकारी प्रतिभूतियां परचेज कर लेना, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो वहां से ब्याज मिलेगा, पैसा हुआ कि नहीं, डबल हुआ। और उससे गोल्ड में भी पैसा का क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो इस तरह से वो वहां से पैसा कमा सकती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एमएसएफ कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है जिस ब्याज दर पर एसबीआई आरबीआई से पैसा लेती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है एसबीआई के पास पैसा हो गया, अब वो आरबीआई के पास जमा करने जा रही है, और जिस ब्याज दर पर आरबीआई एसबीआई को पैसा देगी, ठीक है, यानी कि जब उसका पैसा उसके पास जमा है और वो जिस दर पर उसे वापस करेगी
उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है जब भी कोई बैंक स्थापित करने जाता है तो दो कंडीशन रखी जाती हैं आरबीआई के द्वारा, एक एसएलआर की, दूसरी सीआरआर की। एसएलआर में आपको पास 18% टोटल धन का रिजर्व करके रखना पड़ता है, और सीआरआर में आपके पास आपको 4% धन आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। एमएसएफ में क्या होता है कि जो एसएलआर में 18% यूजलेस जो आपके पास पैसा पड़ा था, उसे आप दो चीजें परचेज कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा होता है गोल्ड। ठीक है, ये एमएसएफ हो गया। अब जो आरबीआई ने अब आरबीआई ने क्या किया है कि जो ये रेपो रेट को बढ़ाया है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखो, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि आरबीआई द्वारा एसबीआई द्वारा आरबीआई से लिया गया पैसा। अब मान लो कि पहले 4% पर देती थी एसबीआई आरबीआई एसबीआई को पैसा, अब वो क्या कर रही है, 4.40% पर देगी। तो इसका मतलब एसबीआई के पास पैसा है वो महंगा आएगा, यानी कि उसके पास बैंक रेट है, दर है वो ज़्यादा आ जाएगी। तो अब वो क्या करेगी, एसबीआई भी जो लोगों को पैसा देगी वो भी महंगा देगी, तो लोग लोन नहीं लेंगे। जैसे कि अभी होम लोन ले रहे थे, गाड़ी लोन ले रहे थे, अब वो कम पैसा लेंगे। और या फिर होता है ना कि कम सस्ते दर पर पैसा मिल रहा है तो लोग वैसे ही पैसा ले लेते हैं। तो अब लोग क्या है कि कम पैसा लेंगे बैंकों से। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मार्केट में कम पैसा जाएगा, और जब मार्केट में कम पैसा जाएगा तो जो मार्केट की व्यवस्था है, क्योंकि मार्केट में जब ज़्यादा पैसा चला जाता है तो लोग क्या होते हैं, दुकानदार औने के पौने बोलते हैं, और जो ग्राहक है वो भी देने में सक्षम होता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। तो इससे क्या होती है, वस्तु की जो आवाजाही होती है, यानी कि जो वस्तु की उत्पादकता होती है, ठीक है, उत्पादन होता है, वो एक तरह से बिगड़ जाता है क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पाती है, खरीदने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, और आपूर्ति नहीं हो जाती है तो मार्केट बिगड़ जाता है एक तरह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मार्केट का सिस्टम ठीक होता है, इसी को बोला जाता है बाजार नियंत्रण। ठीक है, अब इससे क्या होगी कि महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जितना भी पैसा लोगों ने लिया होगा, क्योंकि रेट महंगी हो गई है तो लोग पैसा जमा करा देंगे बैंक में, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची होती थी वो नहीं हो पाएगी, और बाजार नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यही होगा कि बाजार नियंत्रण के लिए ही क्या है, आरबीआई इस दर को कम ज़्यादा करती है, और हमेशा ही रेपो रेट से रिजर्व रेपो रेट कम रहती है। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आरबीआई तो भाई बैंकों की बैंक है, वो कुछ भी कर सकती है, तो वो क्या करती है, वो अन्य बैंकों को, यानी कि जो भी जितनी भारत में अधीन बैंक कार्य करती हैं उनको वो कम रेट ही देती है। ठीक है, और खुद है वो उनसे ज़्यादा रेट लेती है। ठीक है, तो यही होता है यही होता है बैंक का सिस्टम। आप सबको ये जानना चाहिए, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है पीएस स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आप वहां जा कर के इसके नोट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो डेली अपलोड कर सकूं। ठीक है।